नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह सवेरे में। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। सदन के भीतर जहां सभी विपक्षी सांसद नाम बदलने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और वेल में आकर विरोध करने लगे, वहीं संसद के बाहर आज कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया। सभी सांसद महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगा रहे थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लाने वाला बिल लोकसभा में पेश किया है। विपक्ष इसका नाम बदलने को लेकर बेहद नाराज है। प्रदर्शन करने वाली सांसदों का कहना है कि जिस तरह से पहले नाथूराम गोडसे से महात्मा गांधी की हत्या की, वैसे ही सदन में एक बार फिर से बापू की हत्या हुई है। ये गरीबों की और मजदूरों के हितों की बात है। वहीं पिछले दिनों कई मुद्दों पर सरकार का खुलकर साथ देने वाले सांसद शशि थरूर ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। तो मनरेगा अब जी राम जी हो गया है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार कहना है कि इससे भारत मजबूत होगा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना सुदृढ़ होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आजीविका के अवसरों का विस्तार होगा इससे। पहले ये महात्मा गांधी के नाम से ये योजना थी, अब ये जी राम जी हो जाएगी। जल संरक्षण के कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। इस योजना से 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। तो देखिए, जो रोजगार की गारंटी पहले 100 दिनों की थी, वो अब 125 दिन की हो जाएगी। तो ये भी फायदा ही है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का प्रावधान है इसमें, और सीधी तौर पर इसमें रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे। बिल से क्या लाभ होगा, ये आपको बताते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास के प्रयास ज्यादा व्यापक होंगे, समावेशी और परिणाम आधारित होंगे। सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माने से देखो। आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। वो लोग इस स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। How is it an insult from महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर, उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,800
10 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। विपक्ष के लोगों की ही मांग थी, जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का, तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो वो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदला जा रहा है। अब यह योजना जी राम जी के नाम से जानी जाएगी। वहीं नाम बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर बीजेपी को घेरा है। उधर भाजपा ने भी कांग्रेस का जमकर पलटवार किया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर देश भर में सियासत हो रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर वार पलटवार का दौर नजर आ रहा है। आमतौर पर सरकार बदलने पर योजनाओं का नाम बदलने का सिलसिला जारी रहता है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। सभी दल अपने आदर्श पुरुष या नेताओं के नाम से योजनाओं का नाम रखते हैं। छत्तीसगढ़ में किन योजनाओं का नाम बदला गया, आगे देखिए। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इन योजनाओं के नाम बदले। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषक उन्नति योजना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की इन योजनाओं के नाम बदले। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मांगलिक भवन योजना, डॉक्टर BR अम्बेडकर मांगलिक भवन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका योजना, राजीव गांधी आजीविका केंद्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना। अब जब केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला, तो पूर्व CM भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, महात्मा गांधी के नाम पर जो योजनाएं चली आ रही है, जो पूरी दुनिया में पूजे जा रहे हैं, क्या महात्मा गांधी को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा, महात्मा गांधी देश के महात्मा हैं, जिनके उपनाम का उपयोग कर एक वंशीय परिवार छद्म सरनेम लगाकर व्यापक भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ले गया था। ऐसे छद्म गांधियों को अपने गिरबा में झांकना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चली आ रही है, देश और दुनिया के जितने भी शासनाध्यक्ष आते हैं, महात्मा गांधी के समाधि पे राजघाट पे जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। और उसके नाम से ऐसे जो कार्यक्रम है उसको भी बदलने का काम तो महात्मा गांधी ये पहले भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी जी देश के महात्मा थे और जिनके उपनाम का उपयोग कर कर एक वंशीय परिवार छद्म सरनेम लगाकर व्यापक भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ले गया था। ऐसे गांधियों को, छद्म गांधियों को अपने गिरेबा पे झांकना चाहिए। नाम बदलने की सियासत कोई नई बात नहीं है। सरकार बदलने पर योजनाओं के नाम बदलने की परिपाटी पहले से ही चली आ रही है। नाम बदलने का उद्देश्य तो तभी कारगर होगा जब आम लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दायर यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह मामला किसी FIR पर आधारित नहीं बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार के नियंत्रण वाली यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात,
और संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। तो नेशनल हेराल्ड मामला दिल्ली की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है। ये राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनकी कंपनियों और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ दायर की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें सैम पित्रोदा का भी एक नाम है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर शिकायत के अनुसार एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 90.25 करोड़ रुपया यानी कि 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्याज मुक्त ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण का भुगतान नहीं किया गया। यह यंग इंडियन नामक एक निजी कंपनी को नवंबर 2010 में 5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ शामिल किया गया था और इसने एजुएल की लगभग सभी शेयरधारिता और उनकी सभी संपत्तियों पर 5,000 करोड़ रुपए यानी कि 590 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिग्रहण कर लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर आपराधिक गबन का आरोप लगाया है और ये पूरा मामला, इस पर खेला भी गया, राजनीति भी हुई, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसे सच्चाई की जीत बता रही है। ईडी का दावा क्या है? ईडी का दावा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला है और ईडी के सूत्रों ने दावा किया है कि 2000 करोड़ रुपए के हेराल्ड हाउस को हड़पने का आरोप है। ये ईडी का दावा है। 1938 में पंडित नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। कब? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास था। ये कंपनी है। 2008 से 2010 के बीच आर्थिक संकट के चलते अखबार बंद हो गया, प्रकाशन इसका बंद करना पड़ा। घाटा होने पर इसकी होल्डिंग यंग इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। 2010 में स्थापित यंग इंडिया कंपनी के निदेशक राहुल गांधी। यंग इंडिया कंपनी के 76% शेयर गांधी परिवार के पास है। सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स, सुनील भंडारी भी 2000 करोड़ रुपए के हेराल्ड हाउस को हड़पने का गंभीर आरोप है। हालांकि अब जब कोर्ट ने इनकार कर दिया है, कोर्ट ने कहा है कि भाई ये किसी एफआईआर पर बेस्ड नहीं है बल्कि एक निजी शिकायत पर बेस्ड है, इस वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। खबर बीजापुर से है, जहां एक बार फिर नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। 84 लाख के इनामी 34 नक्सली आत्मसमर्पण करने बीजापुर एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सभी नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ एसपी बीजापुर और डीआईजी सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। बता दें कि सुरक्षा बलों को लगातार नक्सल अभियान के तहत सफलता मिल रही है। इससे पहले राजनांदगांव में 1 करोड़ 5 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया था। छत्तीसगढ़ में 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 26 नक्सलियों पर 84 लाख रुपए का इनाम था। देखिए कितनी बड़ी सफलता मिल रही है लगातार। 34 नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तेलंगाना राज्य कमेटी में ये नक्सली जो हैं जिन्होंने सरेंडर किया है वो सक्रिय थे। आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमा डिवीजन में ये नक्सली सक्रिय थे। पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं मिली और वाकई सरकार की जो पुनर्वास नीति है वो इतनी कारगर है कि नक्सली उससे प्रभावित हो रहे हैं और अपने हथियार डाल रहे हैं और मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं, और जो नहीं लौट रहे हैं फिर उनका इलाज सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, उन्हें सीधा ढेर कर रहे हैं। है उधर, इसलिए हम लोग रहने वाले के उधर जगह नहीं है। जगह तो सीमित होगा। उस समय बड़े बड़े लोग सिलेंडर हुआ वो सब लोग, इसलिए हम लोग सोच के जगह इधर से नहीं है, जंगल से गश्ती बढ़ रही है।
उसलिए हम सोच के हम लोग मुख्य धारा में जाके चालान करके 34 जो माओवादी कैडर के लोग हैं वो बीजापुर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक डीवीसीएम है, साथ में कंपनी पीएलजी जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 मेंबर है। इसी प्रकार एसीएम और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, आरपीसी अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी साउथ सब जनरल ब्यूरो के हैं। जो आपको जानकारी होगा कि साउथ सब जनरल ब्यूरो 3 जो डिवीजन, दरभंगा डिवीजन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। बजट पर चर्चा के दौरान संजारी बालोद से कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे डाला। उन्होंने न सिर्फ सदन के भीतर यह बयान दिया बल्कि सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में भी दोहराया। संगीता सिन्हा ने कहा कि पिछले दिन कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति में अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई और वह मौजूदा सरकार से दुखी नजर आते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अजय चंद्राकर 15 विधायक लेकर आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि संगीता सिन्हा के अक्ल में ओले पड़ गए हैं और वह बहकी बहकी बातें कर रही हैं। देखिए चंद्राकर जी, जब हम 2047 विजन की चर्चा में भाग नहीं लिए तो मुझे जो सुनने में आया है वो विपक्ष की नेतृत्व किए हैं। मतलब हमारे बहुत ही यशस्वी नेता प्रतिपक्ष हमारे चरणदास महंत की जगह उन्होंने वो भूमिका निभाई, तो हम उनको बधाई भी दिए। उसके बाद आज वो बड़ा झल्लाए हुए थे, लगातार अपने ही सरकार को घेर रहे हैं, तो उनका झल्लाहट हमको पता चलता है। हम उनकी झल्लाहट को समझ रहे हैं, उनका दर्द भी समझ रहे हैं। इसलिए हमने आज ऑफर किया है कि आप 15 विधायक लेके हमारे कांग्रेस पार्टी में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या है, संगीता जी के अकल में ओले पड़ गए हैं। असल बात तो अब मैं क्या कर सकता हूं उसको। ये रबी फसल का समय है, ओले गिरने का भी टाइम है, उसके अकल पे गिर गया अचानक। ईओडब्ल्यू एसीबी ने कोल घोटाला मामले में एक और पूरक चालान कोर्ट में पेश किया है। इस बार एजेंसी ने पूर्व सरकार की करीबी अधिकारी सौम्या चौरसिया के भरोसेमंद जयचंद कोशले के विरुद्ध 1000 पन्नों का चालान पेश किया, जिसमें विस्तार से घोटाले में जयचंद की भूमिका बताई गई है। खासकर चालान बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत होने के बावजूद आरोपी कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करता रहा। उसने पूरे घोटाले में 7 से 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था। और क्या बताया चालान में, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोल वसूली के मामले में जेल में बंद जयचंद कोशले के विरुद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष न्यायालय रायपुर में करीब 1000 पन्नों का चालान पेश किया। चालान में जयचंद पर आरोप लगाया गया है कि वो सौम्या चौरसिया के निर्देश पर अवैध कोल लेवी की वसूली की राशि सूर्यकांत तिवारी के निवास स्थान पर और अन्य जगहों पर रिसीव करता था, फिर मनीष उपाध्याय या सौम्या के बताए गए व्यक्ति को देता था। ये भी दावा किया गया कि जयचंद ने इस रकम से अपने परिवार के सदस्यों के नाम से भी संपत्ति खरीदी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सिर्फ एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस को बदनाम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय के भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का नमूना है। कर्मचारी अधिकारियों पर और खासतौर पर विपक्षी दल के नेताओं पर दबाव बनाने, इस तरह के आरोप की पटकथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में लिखी जाती है और जांच एजेंसियों के द्वारा इस पर अमल किया जाता है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने जयचंद के पहले इस प्रकरण में जुलाई 2024 में सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी समेत 15 आरोपियों के खिलाफ प्रथम चालान प्रस्तुत किया था। वही अक्टूबर 2024 में मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी और अक्टूबर 2025 में देवेंद्र डडसेना
नवनीत तिवारी के खिलाफ पूरक चालान प्रस्तुत कर चुका है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में 2 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार को काबिज हुए, लेकिन अब भी घोटालों में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 2 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के घोटालों की परतें आज भी खुल रही हैं। हर दिन ये नया खुलासा होता है कि इस घोटाले में और भी लोग शामिल हैं। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में केवल घोटाले किए, ये प्रमाणित हो गया। इतने वर्षों के बाद भी कोल घोटाले के नए तथ्य आ रहे हैं और अब जांच एजेंसी ने माना है कि अब भी आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय की अनुमति ली जाएगी, क्योंकि घोटाले की राशि का उपयोग राजनीतिक व्यक्तियों और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले में कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 आयोजित होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश ने इंडस्ट्रीज और दूसरे सेक्टरों के डेवलपमेंट में कितना ग्रोथ किया, ये ग्वालियर के व्यापार मेला मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में देखने को मिलेगा। ग्रोथ समिट की तैयारी के लिए बैठक में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलेक्टर ने तैयारियों को देकर संबंधित विभाग और उनके अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। कलेक्टर ने बताया, मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में आने वाले उद्योगपति भी जल्द तय होंगे। 2 से 3 दिनों में तैयारियां पूरी हो जाएंगी। बता दें कि 2024 में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्राप्त तय हुए थे। 25 दिसंबर को ग्वालियर का गौरव दिवस होता है और हम सभी लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि उस दिन हमारे श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस होता है। और हर साल की तरह जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलिब्रेशन रहता था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार निश्चित किया कि एक स्टेट लेवल कार्यक्रम यहाँ पर होना है, जिसमें कि अभ्युदय MP ग्रोथ कॉन्क्लेव का इसको नाम दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड और उद्योग से रिलेटेड इसका मेन थीम रहेगा और उसकी तैयारियां हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। विभागीय दायित्व जो हैं उनको निर्धारित कर दिया गया है और जैसे जैसे निर्देश हमें भोपाल से प्राप्त होंगे उसके अनुसार और कार्रवाई की जाएगी। तो सुबह सवेरे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।